देखिए, नायक कोचिंग में आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं डॉक्टर राम नायक आज आपको अंग्रेजी के बारे में कुछ बेसिक्स चीज़ों के बारे में जानकारी देना चाह रहा हूँ। और उन बेसिक्स चीज़ों को अगर देखा जाए तो बहुत ज़रूरी है। अगर हम अंग्रेजी पढ़ना चाह रहे हैं या अंग्रेजी के बारे में कुछ भी जानना चाह रहे हैं तो इट मस्ट बी वेरी नेसेसरी फॉर अस। सबसे पहले देखिए, जब भी हम कोई चीज़ पढ़ते हैं या कोई चीज़ जानना चाहते हैं तो उसके बारे में हमें डिफाइन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर देखिए, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इंग्लिश, हम लोग यहाँ पर अंग्रेजी की बात कर रहे हैं। सबसे पहले हमें जानना है कि भाई अंग्रेजी है क्या। क्यों? क्योंकि जनरली लोगों के दिमाग में एक सेंस आता है कि जब भी हम बात कर रहे हैं कि साहब अंग्रेजी क्या है तो वो जानना चाहते हैं कि साहब अंग्रेजी एक सब्जेक्ट है। बट यहाँ पर मैं आपको इंडिकेट करना चाह रहा हूँ कि अंग्रेजी सब्जेक्ट उन लोगों के लिए होता है जो वास्तव में स्टूडेंट है। बट अगर वैसे देखा जाए तो अंग्रेजी इज नॉट अ सब्जेक्ट, अंग्रेजी इज अ टाइप ऑफ लैंग्वेज। तो यहाँ पर हम अंग्रेजी को अगर डिफाइन करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि भाई अंग्रेजी एक प्रकार की भाषा होती है जिसके द्वारा हम एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं। यानी इंग्लिश इज अ टाइप ऑफ लैंग्वेज बाय विच वी कैन कन्वर्सेट विद अदर्स। ठीक, यहाँ पर हमें अंग्रेजी पढ़ना या अंग्रेजी के बारे में जानकारी रखना जरूरी था। तो यहाँ पर देखिए, मैं बात कर रहा हूँ अंग्रेजी। अब अंग्रेजी की परिभाषा के बाद अगर हम जानना चाहें कि भाई अंग्रेजी में ग्रामर, क्योंकि विशेष तौर पर ग्रामर पर ध्यान देना है, तो साहब ग्रामर एक ऐसा अध्ययन होता है जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा को सही तरीके से बोल सकते हैं या फिर लिख सकते हैं। यानी ग्रामर इज दैट स्टडी बाय व्हिच वी कैन स्पीक और राइट एनी लैंग्वेज विद करेक्ट वे। दैट्स ओके। तो अब यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं, श्री गणेश करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैंने क्या लिखा? इंग्लिश। तो इंग्लिश के लिए साहब क्या करना होगा? सबसे पहले जो बेसिक नीड होती है वो होती है अल्फाबेट। क्या होता है साहब जी? अल्फाबेट। अब अल्फाबेट क्या है? कोई भी जानना चाहे भाई अल्फाबेट क्या है, तो मैंने कहा किसी भाषा की आधारभूत इकाई को क्या कहा जाता? अल्फाबेट्स कहा जाता। यानी अल्फाबेट्स इज द बेसिक यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज। दैट्स ओके। तो यहाँ पर देखिए, वी आर टॉकिंग अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज हियर एंड आई थिंक एवरीबॉडी नोज दैट इंग्लिश लैंग्वेज में 26 अल्फाबेट्स होते हैं। और उन 26 अल्फाबेट्स को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, पहला वोवेल्स और दूसरा कॉन्सोनेंट। तो अगर हम वोवेल्स की बात करें तो आप सब जानते होंगे कि ए, ई, आई, ओ, यू ये आपके वोवेल्स हैं। और इनके अलावा जो भी रिमेनिंग 21 अल्फाबेट्स बचते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं? कॉन्सोनेंट। तो भाई जी, यहाँ पर आपका अल्फाबेट्स हो गया कि अल्फाबेट्स क्या होते हैं। अब अल्फाबेट्स के बाद हमें जो दूसरी चीज सबसे ज्यादा जरूरी इसके बाद आगे पढ़नी है वो है वर्ड। वर्ड यानी वर्ड्स बोले तो साफ शब्द क्या होता है? तो बचपन में जैसे हम लोग सब लोग अल्फाबेट्स सीखते हैं, अल्फाबेट्स के बाद हम ट्राई करते हैं कि साहब अल्फाबेट्स को मिलाकर हम शब्द बनाएं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि साहब अक्षरों का ऐसा समूह जो अपने आप में एक निश्चित अर्थ रखता है। अक्षरों का ऐसा समूह जो अपने आप में एक निश्चित अर्थ रखता है उसे क्या कहा जाता? शब्द। यानी ग्रुप ऑफ सच अल्फाबेट्स व्हिच हैव अ डेफिनिट सेंस इटसेल्फ इज कॉल्ड वर्ड। दैट्स ओके। तो यहाँ पर हमने शब्दों के बारे में जानकारी जुटा ली है कि अक्षरों का ऐसा समूह जो अपने आप में एक निश्चित अर्थ रखता है उसे हम क्या कहते हैं? शब्द। अब शब्दों के बारे में कि भाई शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो हमें ये भी जानना होगा कि भाई शब्द होते क्या है और कितने प्रकार के होते हैं। तो शब्द तो हम जान चुके हैं कि अक्षरों का ऐसा समूह जो अपने आप में एक निश्चित अर्थ रखता है उसे क्या कहा जाता? शब्द। शब्द 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। तो इन 8 शब्दों को हमें आगे पढ़ना है और 1 बाय 1 इनको हम आगे जो वीडियो अपलोड करेंगे तो उनमें आगे आपको बताते जाएंगे कि भाई ये क्या है और कौन से टॉपिक में हमें ज़्यादा पढ़ना है। लेकिन अब यहाँ पर हम थोड़े से सीधे आगे बढ़ते हैं, बेसिक पर चलते हैं। तो साहब शब्द हम सीख गए। शब्द के बाद जैसे आगे बढ़ेंगे तो साहब क्या है? सेंटेंस। सेंटेंस जिसे हम क्या कहते हैं? वाक्य। अब ये क्या होता? तो मैंने कहा कि भाई जी शब्दों का ऐसा समूह जो अपने आप में पूरा अर्थ रखता है उसे क्या कहा जाता? सेंटेंस। शब्दों का ऐसा समूह जो अपने आप में पूरा अर्थ रखता है उसे क्या कहा जाता? सेंटेंस कहा जाता। यानी ग्रुप ऑफ सच वर्ड्स which gives complete sense in itself is called sentence. That's okay. मैंने कहा कि group of such words which gives complete sense is called sentence. That's okay. तो भाई जी अब हमने सेंटेंस जान लिया। अब सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं?
तो सेंटेंस आप सबको पता होगा कि भाई जी सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। पहला असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर असर्टिव सेंटेंस की। तो लोग बात पूछते हैं कि भाई असर्टिव सेंटेंस क्या होता, लोग तमाम तरह से जवाब देते हैं, बट यहाँ पर हमें ये जानना है कि साहब मतलब ऐसा सेंटेंस जो एसबीओ क्रम में, अगर देखा जाए तो अंग्रेजी में किस क्रम में भाई जी, एसबीओ, और हिंदी में एसओबी क्रम में, ऐसा सेंटेंस जो हिंदी में एसओबी क्रम और अंग्रेजी में एसबीओ क्रम में लिखा जाता, उसे क्या कहा जाता, साहब असर्टिव सेंटेंस। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें जानना कि आखिरकार ये एस क्या है। एस मीन सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट की जब भी बात आती है तो लोग बात कहते हैं कि सब्जेक्ट का मतलब करता, और करता का मतलब होता काम को करने वाला। लेकिन कुछ सेंटेंस ऐसे भी होते हैं जिनमें काम किया नहीं जाता, तो ऑन दैट टाइम व्हाट वी हैव टू डू, हम उस समय क्या करेंगे, हाउ वी कैन रिकॉग्नाइज दैट व्हिच वन इज सब्जेक्ट। तो यहाँ पर हमें जानना होगा कि वी आर टॉकिंग अबाउट दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। हम जिसके बारे में बात कर रहे होते हैं उसे क्या कहा जाता, सब्जेक्ट कहा जाता। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि किशन, मैंने बोला किशन बांसुरी बजा रहा है, किशन बांसुरी बजा रहा है। तो यहाँ पे देखो, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट किशन, यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं साहब किशन की, तो किशन क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट के बारे में जाना कि हम जिसके बारे में बात कर रहे होते हैं उसे क्या कहा जाता, सब्जेक्ट कहा जाता। अब इसके बाद दूसरे नंबर पे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है वर्ब। तो आखिरकार वर्ब क्या होता, देखिए डूइंग वर्ड इज कॉल्ड वर्ब, काम करने वाले शब्दों को क्या कहा जाता, क्रिया। और अगर हमें जानना भी है कि साहब वर्ब का है, तो इट मस्ट बी नोन टू यू दैट वर्ब इज ऑलवेज गिवन एट द लास्ट ऑफ हिंदी सेंटेंस। जो वर्ब होता है वो हमेशा हिंदी सेंटेंस के लास्ट में लिखा होता, चाहे सेंटेंस का टाइप कुछ भी हो। ठीक है, तो हमने क्या किया कि सब्जेक्ट जाना, सब्जेक्ट के बाद हमने क्या जाना, वर्ब की, वर्ब हमेशा हिंदी सेंटेंस के अंत में दिया जाता। लेकिन अब बचा आपका ऑब्जेक्ट, तो मैंने कहा किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब के अलावा जो भी बचता है उसे क्या कहा जाता, ऑब्जेक्ट कहा जाता। तो अब बात करते हैं फिर से एक बार कि असर्टिव सेंटेंस क्या होता। मैंने कहा ऐसा सेंटेंस जो हिंदी में एसओबी और अंग्रेजी में एसबीओ क्रम में लिखा जाता है उसे क्या कहा जाता, असर्टिव सेंटेंस। जैसे यहीं पर हमने बात करा कि अमित स्कूल जाता है, तो यहां देखिए अमित क्या हो गया, सब्जेक्ट, स्कूल क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, और ये जाता है ये क्या हो गया, वर्ब। अब इसी को इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, तो यहां देखिए साहब जी क्या हो जाएगा, अमित गोज टू स्कूल। तो यहां पर जो अमित है ये क्या हो गया, सब्जेक्ट, गोज ये क्या हो गया, वर्ब, और बाकी का जो बचा हुआ पोर्शन हो गया वो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर देखो हिंदी में एस ओ बी और अंग्रेजी में क्या लिखा, एस पी ओ। तो एक ऐसा सेंटेंस जो हिंदी में एस ओ बी क्रम और अंग्रेजी में एस पी ओ क्रम में लिखा जाता है उसे क्या कहा जाता, असर्टिव सेंटेंस। अब हम बात करते हैं साहब अगले सेंटेंस की, जो अगले सेंटेंस से जाने से पहले हम थोड़ी सी बात करेंगे कि साहब जो भी आपका असर्टिव सेंटेंस होता है इसे भी फर्दर डिवाइडेड किया गया। देखिए असर्टिव सेंटेंस की हम बात कर रहे थे, मैंने कहा साहब असर्टिव सेंटेंस आपका जो दो प्रकार का होता है, असर्टिव सेंटेंस। अब असर्टिव सेंटेंस कितने प्रकार का होता, दो प्रकार का। पहला क्या है साहब, अफर्मेटिव सेंटेंस, पहला अफर्मेटिव सेंटेंस, और जो दूसरा है वो क्या है, नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में हमें जानना कि अफर्मेटिव सेंटेंस क्या कहलाता है। तो मैंने कहा कि भाई जी ऐसा सेंटेंस जिसमें ना तो कोई प्रश्न पूछा जाए और ना ही किसी काम के लिए क्या किया जाए, मना किया जाए, उसे हमने बोला अफर्मेटिव सेंटेंस। अब अफर्मेटिव इज द पार्ट ऑफ असर्टिव सेंटेंस, सो इट इज आल्सो written SOB in हिंदी while SVO in इंग्लिश, ये भी बिल्कुल उसी रूप में लिखा जाएगा। तो साहब असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत अफर्मेटिव सेंटेंस आता, और अफर्मेटिव सेंटेंस का अगर हमें कंपोजिशन लिखना है, उसकी अंग्रेजी कैसे लिखी जाएगी ये अगर हमें जानना है, तो साहब सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा क्या, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आएगा, मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो दिस इज कंपोजिशन ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस।
अब यहाँ पे जैसे एक एग्जाम्पल है, मैंने कहा राधा एक अच्छा गाना गा रही है। मैंने कहा कि राधा एक अच्छा गाना गा रही है। तो यहाँ देखिए राधा, क्योंकि हम लोग राधा के बारे में बात कर रहे हैं तो राधा क्या हो गया सब्जेक्ट। और अभी अभी मैंने बताया था कि वर्ब इज ऑलवेज फाउंड एट द लास्ट ऑफ इन द सेंटेंस। सो यहाँ पर हमें लास्ट में जाना है, लास्ट में लिखा गा रही है, ये क्या हो गया वर्ब। और जो बाकी का पोर्शन है उस बाकी के पोर्शन को आपने क्या बोला, ऑब्जेक्ट बोला। ठीक, अब इसकी हमें अंग्रेजी बनानी है। तो जैसा मैंने लिखा है कि सबसे पहले हमें क्या लिखना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन हो गया, राधा। राधा के बाद सब हेल्पिंग वर्ब। चूंकि यहाँ देखो ये सेंटेंस आपका तो अफर्मेटिव है, लेकिन टेंस के बारे में देखा जाए तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस है। और प्रेजेंट कंटीन्यूअस में आपको पता है कि हेल्पिंग वर्ब इज एमआर होती है। राधा एक वचन है तो एक वचन के साथ यहाँ पर एक वचन वर्ब आएगी इज। राधा इज, इसके बाद क्या हो जाएगा मेन वर्ब। मेन वर्ब में क्या हो जाएगा, सिंगिंग नाइस सॉन्ग। तो यहाँ देखो राधा सब्जेक्ट हो गया आपका, सब्जेक्ट ये आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, यहाँ पर ये आपका मेन वर्ब हो गया, और यहाँ जो बाकी पोर्शन बचा वो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से जो मैंने यहाँ पे दिया वो पूरा इसको फुलफिल कर रहा। अब इस अफर्मेटिव सेंटेंस के बाद हम बात करेंगे साहब नेगेटिव सेंटेंस की। तो सबसे पहले जानना होगा कि नेगेटिव सेंटेंस होता क्या है। आई हैव टोल्ड यू अर्लियर दैट अ सेंटेंस व्हिच कंटेन्स सेंस ऑफ नेगेटिविटी इज कॉल्ड नेगेटिव सेंटेंस। एक ऐसा सेंटेंस जो नकारात्मकता कंटेन करता हो उसे क्या कहा जाता, नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, या फिर अगर हम बुंदेलखंडी भाषा में देखें तो हम ये भी बोल सकते हैं भाई जी कि एक ऐसा सेंटेंस, एक ऐसा असर्टिव सेंटेंस जिसमें ना तो कोई प्रश्न पूछा जा रहा हो और ना ही किसी काम के लिए मना किया जा रहा हो, उसे भी हम क्या बोलते थे, नेगेटिव सेंटेंस। और नेगेटिव सेंटेंस की एक खासियत होती है कि नेगेटिव सेंटेंस में जब भी हमें नेगेटिविटी रखनी हो तो नेगेटिविटी इज ऑलवेज कम्स आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब, यानी नो नॉट नेवर इज ऑलवेज पुट आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब इन नेगेटिव सेंटेंस। दैट्स ओके। मैंने आपसे कहा कि नो नॉट नेवर इज ऑलवेज पुट आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब इन नेगेटिव सेंटेंस। सो कंपोजिशन क्या होगा, अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो फर्स्ट वी हैव टू राइट सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब, देन अभी मैंने बताया आपको कि जो भी नो नॉट या फिर नेवर आएगा वो लिखा जाएगा। इसके बाद आएगा साहब जी मेन वर्ब, और मेन वर्ब के बाद क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। तो ये कंपोजिशन हो गया आपका, क्या आएगा, नेगेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव सेंटेंस कोई भी एक सेंटेंस उठा लीजिए। मैंने कहा राधा एक अच्छा गाना नहीं गाती है। मैंने कहा कि राधा एक अच्छा गाना नहीं गाती है। तो फिर से वहां पे देखो ये राधा सब्जेक्ट हो गया, गाती है वर्ब हो गया, और एक अच्छा गाना ये आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। और ये आपकी नेगेटिविटी रही। इसको देखो मैंने सर्कल कर दिया। अब हमें इसकी अंग्रेजी कैसे बनानी है, तो सबसे पहले वी हैव टू राइट सब्जेक्ट हियर, सब्जेक्ट दैट इज राधा। तो मैंने राधा लिखा। अब राधा के बाद यहाँ पे देखो हेल्पिंग वर्ब लिखा, तो वी हैव टू राइट हेल्पिंग वर्ब हियर। और आई थिंक दिस इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और आई थिंक एवरीबॉडी नोज दैट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू या डज हेल्पिंग वर्ब होती है, और एक वचन के साथ में डज का प्रयोग करना होता, जबकि बहुवचन के साथ डू का प्रयोग करना होता। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, राधा डज नॉट सिंग नाइस सॉन्ग, दैट्स ओके। तो यहाँ पर मैंने कहा कि ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। इसकी अंग्रेजी कैसे बनाई जाएगी, तो साहब जी ये लिखा दिया कंपोजिशन, और ये एग्जाम्पल हो गया। तो इस तरह से आपका असर्टिव सेंटेंस कंप्लीट हुआ।